नमस्कार मित्रों, मैं दिवाकर गुप्ता। दिव्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पेपर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है और बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। बिहार में ऑप्शनल को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन ऑप्शनल पेपर को कंपलसरी पेपर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके लिए भी यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और झारखंड के जीएस में पॉलिटी के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जोड़ा गया, जिसमें 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो झारखंड के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है कैबिनेट सेक्रेटरी वर्सेस चीफ सेक्रेटरी, मंत्रिमंडलीय सचिव बनाम मुख्य सचिव। क्योंकि अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुख्य परीक्षा का ही सब्जेक्ट है जहां भी है, इसलिए हम लोगों को कंपैरेटिव स्टडी पढ़ना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मुख्य परीक्षा में सेकंड पेपर में विशेषकर तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसी कड़ी में मैं आज आपको एक बहुत संक्षिप्त में कैबिनेट सेक्रेटरी बनाम चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी वर्सेस चीफ सेक्रेटरी को बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां परिसंघीय शासन व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है। जहां परिसंघ होगा वहां संघ और राज्य होगा। इसलिए हमारे यहां संघ सरकार भी काम करती है और हमारे यहां राज्य सरकार भी काम कर रही है। तो संघ सरकार के शीर्ष पर कैबिनेट सेक्रेटरी कार्यरत होता है, जो कि देश का सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है और देश का सीनियर मोस्ट आईएएस अधिकारी देश का कैबिनेट सेक्रेटरी के पद को सुशोभित करता है। उसी प्रकार राज्य शासन के स्तर पर भी सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। उस सर्वोच्च पदाधिकारी का नाम मुख्य सचिव होता है। इसका मतलब संघ शासन के शीर्ष पर कैबिनेट सेक्रेटरी कार्यरत होता है, तो राज्य शासन के शीर्ष पर चीफ सेक्रेटरी कार्यरत होता है। इसका मतलब दोनों पदाधिकारी अपने अपने स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी की संज्ञा को प्राप्त करते, सर्वोच्च पद को धारण करते हैं। दूसरी बात, दोनों अपने अपने स्तर पर मुख्य समन्वय करता है, दोनों अपने अपने स्तर पर मुख्य संचार करता है, दोनों अपने अपने स्तर पर मुख्य जनसंपर्क अधिकारी है। ये दोनों में समानताएं दिखाई देती है और एक समानता बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि दोनों का पद का सृजन केंद्र शासन के स्तर पर हुआ है। 1799 में लॉर्ड बैलेजली के द्वारा केंद्र शासन के स्तर पर चीफ सेक्रेटरी के पद का सृजन किया गया। इसका मतलब चीफ सेक्रेटरी के पद का सृजन भी केंद्र शासन के स्तर पर किया गया, जो कि समय के परिवर्तन के साथ उसे राज्य शासन के स्तर पर हस्तांतरित कर दिया गया। और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के आदेशानुसार गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सचिव का नाम बदलकर कैबिनेट सेक्रेटरी कर दिया गया और भारत के पहले कैबिनेट सेक्रेटरी एनआर पिल्लई को बनाया गया, जो कि एक आईसीएस अधिकारी थे। ये दोनों में समानताएं आपको दिखाई देती है, लेकिन समानताओं से ज्यादा प्रभावशाली इन दोनों के बीच असमानताएं हैं। और जब असमानताओं का आप अध्ययन करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि चीफ सेक्रेटरी का पद कैबिनेट सेक्रेटरी की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली है। चीफ सेक्रेटरी का पद कैबिनेट सेक्रेटरी की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। ऐसा मैंने इसलिए कहा और अपनी बात को पुष्टि करने के लिए मेरे पास एक रेशनल ऑथेंटिक तर्क है। उस तर्क के आधार पर आप समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहां संघ और राज्य दोनों ही स्तर पर संसदीय प्रजातंत्र की शासन प्रणाली को अपनाया गया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया गया, संसदीय प्रजातंत्र की शासन प्रणाली को अपनाया गया। इस आधार पर अगर आप लोग देखें तो संघ शासन के स्तर पर प्रधानमंत्री 2 प्रकार का प्रमुख होता है।
एक हेड ऑफ यूनियन कैबिनेट, संघीय मंत्रिमंडल का प्रधान प्रधानमंत्री, और दूसरा भारत सरकार का प्रधानमंत्री, हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार का प्रधानमंत्री। इसी प्रकार अगर राज्य शासन के स्तर पर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर भी दो प्रकार का प्रधान होता है। चीफ मिनिस्टर भी दो प्रकार का प्रधान होता है, एक हेड ऑफ स्टेट कैबिनेट, हेड ऑफ स्टेट कैबिनेट, और दूसरा हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सॉरी, जिस प्रकार संघ शासन के स्तर पर प्रधानमंत्री दो प्रकार का प्रधान होता है, हेड ऑफ यूनियन कैबिनेट और हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, उसी प्रकार राज्य शासन के स्तर पर मुख्यमंत्री भी दो प्रकार का प्रधान होता है, हेड ऑफ स्टेट कैबिनेट और हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब जब प्रधानमंत्री संघ सरकार के नीति निर्णायक अभिकरण के प्रमुख के रूप में काम करता है तो उस समय उसे प्रशासनिक सहयोग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, उस समय उसे प्रशासनिक सहयोग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा प्रदान किया जाता है। जब प्रधानमंत्री संघ सरकार के नीति निर्णायक अभिकरण के प्रमुख के रूप में कार्यरत होता है तो उस समय उसे प्रशासनिक सहयोग कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा प्रदान किया जाता है। और जब प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रमुख के रूप में काम करता है, इसका मतलब दिन प्रतिदिन के प्रधान के रूप में काम करता है, उस समय उसे प्रशासनिक सहयोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री का नीतिगत मुद्दों पर प्रधान सलाहकार कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है, और प्रधानमंत्री को दिन प्रतिदिन के मुद्दों पर प्रशासनिक सहयोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री भी दो प्रकार का प्रधान है, जब वो राज्य के नीति निर्णायक अभिकरण के प्रमुख के रूप में कार्यरत होता है और जब वो राज्य सरकार के प्रमुख के रूप में कार्यरत होता है, उस समय दोनों प्रधानों के रूप में कार्यरत मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहयोग मुख्य सचिव के द्वारा प्रदान किया जाता है। दोनों प्रधानों के रूप में कार्यरत मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहयोग चीफ सेक्रेटरी के द्वारा प्रदान किया जाता है। चीफ सेक्रेटरी, इसका मतलब जब मुख्यमंत्री राज्य के नीति निर्णायक अभिकरण के प्रमुख के रूप में कार्यरत होता है तो उस समय भी प्रधान सलाहकार चीफ सेक्रेटरी है, और जब मुख्यमंत्री दिन प्रतिदिन का काम करता है उस समय भी उसका प्रधान सलाहकार चीफ सेक्रेटरी ही होता है। इसका मतलब कि संघ शासन के स्तर पर जो काम कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, संघ शासन के स्तर पर जो काम कैबिनेट सेक्रेटेरिएट प्लस पीएमओ मिलकर करता है वो काम राज्य शासन के स्तर पर अकेले मुख्य सचिव करता है। वो काम राज्य शासन के स्तर पर अकेले मुख्य सचिव करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि जो काम संघ शासन के स्तर पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और पीएमओ मिलकर करता है वो काम अकेले राज्य शासन के स्तर पर चीफ सेक्रेटरी करता है। तो इस विश्लेषण से आपको भी समझ में आया होगा कि चीफ सेक्रेटरी इज ग्रेटर देन कैबिनेट सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी का पद अधिक प्रभावशाली है मंत्रिमंडलीय सचिव की तुलना में, क्योंकि जो काम संघ शासन के स्तर पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और पीएमओ मिलकर करता है वो काम अकेला चीफ सेक्रेटरी करता है। प्रधानमंत्री का नीतिगत मुद्दों पर प्रधान सलाहकार कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन के मुद्दों पर प्रधान सलाहकार पीएमओ और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का प्रधान सचिव। लेकिन मुख्यमंत्री का नीतिगत मुद्दों के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मुद्दों का प्रधान सलाहकार चीफ सेक्रेटरी होता है। इसका मतलब जो काम संघ शासन के स्तर पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और पीएमओ मिलकर करता है वो काम अकेला राज्य में चीफ सेक्रेटरी करता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी का पद कैबिनेट सेक्रेटरी की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। ये मेरा पहला तर्क, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरा पहला तर्क समझ में आया होगा। क्योंकि मैं पहले ही बोला हूं कि मोबाइल बहुत संक्षिप्त में इसको बताने का प्रयास करूं, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। बड़े टॉपिक के लिए आपको एप्लीकेशन में ही आना पड़ेगा, कन्फर्म हुआ। इसको मैं संक्षिप्त बताने का प्रयास करूं। एक पॉइंट और मैं बताता हूं, आप लोगों को समझने का प्रयास करेंगे, दूसरा पॉइंट भी समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि संघ शासन के स्तर पर अनुच्छेद 352 नेशनल इमरजेंसी लागू होता है। तो जब संघ शासन के स्तर पर
अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, उस समय भी राष्ट्रपति के प्रधान सलाहकार के रूप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एवं प्राइम मिनिस्टर कार्यरत होता है। इसका मतलब नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी राष्ट्रपति का प्रधान सलाहकार कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है। राष्ट्रपति का प्रधान सलाहकार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एवं प्राइम मिनिस्टर ही होता है। कब? जब देश में नेशनल इमरजेंसी लागू होता है। लेकिन जब किसी राज्य में 356 राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उस समय राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री नहीं होता। तो जिस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, उस समय राज्यपाल के प्रधान सलाहकार के रूप में चीफ सेक्रेटरी कार्यरत होता है। इसका मतलब सामान्य परिस्थिति को छोड़ दो, विषम परिस्थिति में भी देखा जाए तो चीफ सेक्रेटरी का पद कहीं अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है कैबिनेट सेक्रेटरी की तुलना में, क्योंकि 352 में नेशनल इमरजेंसी में भी राष्ट्रपति का प्रिंसिपल एडवाइजर कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं है। जबकि किसी राज्य में प्रेसिडेंशियल रूल जब लागू होता है, तो प्रेसिडेंशियल रूल जब लागू होता है तो उस समय राज्यपाल के प्रधान सलाहकार के रूप में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल के प्रधान सलाहकार के रूप में चीफ सेक्रेटरी कार्यरत होता है। इस आधार पर आप लोग कह सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी का पद कैबिनेट सेक्रेटरी की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली है। लेकिन यदि अति सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो यह शब्द बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। मुख्य परीक्षा के दृष्टि से एक शब्द में यह कह देना कि चीफ सेक्रेटरी का पद मुख्य कैबिनेट सेक्रेटरी की तुलना में अधिक प्रभावशाली है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को और तार्किक होने की आवश्यकता है। कैसे? थोड़ा समझेंगे। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि राज्य में जब मुख्य सचिव कार्यरत होता है तो मुख्य सचिव पर डायरेक्ट कंट्रोल चीफ मिनिस्टर का होता है। मुख्य सचिव पर एक नियंत्रण मुख्यमंत्री का होता है, क्योंकि मुख्य सचिव के समस्त प्रशासनिक गतिविधियों के लिए मुख्यमंत्री रिस्पांसिबल है। तो रिस्पांसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी मुख्य सचिव पर मुख्यमंत्री ही रखता है। वहीं दूसरी ओर मुख्य सचिव एक आईएएस अधिकारी होने के कारण अखिल भारतीय सेवा का सदस्य, और अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। इसलिए मुख्य सचिव पर दोहरा नियंत्रण दिखाई देता है राज्यों पर। जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी पर डायरेक्ट कंट्रोल पीएम का होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी पर सिंगल कंट्रोल होता है, केवल पीएम का। जबकि चीफ सेक्रेटरी पर दोहरा नियंत्रण होता है, एक जहां मुख्यमंत्री का नियंत्रण होता है, वहीं दूसरी ओर संघ सरकार का भी नियंत्रण दिखाई देता है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी का पद ज्यादा प्रभावशाली है बजाय चीफ सेक्रेटरी के। दूसरी ओर दोनों ही आईएएस अधिकारी हैं, दोनों ही अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हैं। तो अगर अखिल भारतीय सेवा विस्तार के संदर्भ में देखा जाए तो चीफ सेक्रेटरी का सेवा विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री को संघ सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी का सेवा विस्तार करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर जब चाहे तब कैबिनेट सेक्रेटरी का सेवा विस्तार कर सकता है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी का सेवा विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री को संघ सरकार की अनुमति की आवश्यकता लेना पड़ेगा। इसका मतलब यहां भी कैबिनेट सेक्रेटरी का पद ज्यादा प्रभावशाली दिखाई देता है, किसकी तुलना में? चीफ सेक्रेटरी की तुलना में। तीसरी बात, चीफ सेक्रेटरी की तुलना की जा सकती है संघ सरकार के कार्मिक सचिव से, संघ सरकार के रक्षा सचिव से, संघ सरकार के गृह सचिव से, संघ सरकार के वित्त सचिव से। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी की तुलना भारत में किसी भी पदाधिकारी से नहीं की जा सकती। कैबिनेट सेक्रेटरी का पद अतुलनीय है, जिसकी तुलना भारत में नहीं की जा सकती। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी का पद चीफ सेक्रेटरी की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। इस आधार पर आप लोगों को विश्लेषण करेंगे या विश्लेषण करते हैं आप लोग, तो आप लोगों को अच्छे नंबर की अपेक्षा कर सकते हैं, अन्यथा अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लास्ट में निष्कर्ष में आप लोग कोट करिएगा कि मुख्य सचिव और कैबिनेट सेक्रेटरी दोनों अपने अपने स्तर पर शीर्ष हैं, दोनों समन्वय करता है, दोनों संचार करता है, दोनों मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुख्य सचिव का पद चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी की तुलना में मुख्य सचिव का पद मंत्रिमंडलीय सचिव की तुलना में अधिक प्रभावशाली कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो विश्लेषण हम कर रहे हैं वो हमने हॉरिजॉन्टल आधार पर किया, वर्टिकल आधार पर नहीं कर सकते। क्योंकि वर्टिकल आधार पर देखेंगे तो देश का शीर्षस्थ अधिकारी कैबिनेट सेक्रेटरी है
और प्रत्येक आईएएस अधिकारी के स्वप्नों का पद कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। किसी भी अधिकारी आईएएस अधिकारी के स्वप्नों का पद चीफ सेक्रेटरी नहीं होता है, प्रत्येक आईएएस अधिकारी के स्वप्नों का पद कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि कैबिनेट सेक्रेटरी का पद भारत में सर्वोच्च है, सर्वोच्च प्रभावशाली पद है, स्वप्नों का पद है, उसकी तुलना चीफ सेक्रेटरी से नहीं की जा सकती। इस आधार पर आप लोग अगर अपना आंसर लिखते हैं तो वो आंसर आप लोगों को बहुत प्रभावशाली होगा, बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा और एक अच्छे आंसर के रूप में लिखा जा सकता है। एग्जामिनर खुश हो जाएगा आपका आंसर को देख करके और अच्छे मार्क्स की आप लोग अपेक्षा कर सकते हैं। ऐसा आप लोगों को अध्ययन करना ज़्यादा उचित होगा, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर इसको डिटेल में जानना है तो इसके लिए आप लोग दिव्य एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और 4 अगस्त को सुबह 11 बजे से लोक प्रशासन का नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि एप्लीकेशन में 3 दिन फ्री डेमो क्लास है। एप्लीकेशन में 3 दिन आप निःशुल्क कक्षा कर सकते हैं, निःशुल्क कक्षा है, डेमो क्लास करके आप लोग देख सकते हैं। और जो हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है उसमें रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगा और कोर्स की वैलिडिटी कोर्स समाप्त होने के बाद, मेरा कोर्स समाप्त होने के बाद 1 वर्ष तक के लिए है। और इसके लिए मैंने बहुत कम फीस रखा है, बहुत कम फीस रखा है। अच्छी क्वालिटी के साथ मैं कम मिनिमम फीस पर आप लोगों को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। 9,999 रुपए मात्र। और अभी भी मैं उस 9,999 रुपए में 2,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा हूं। तो इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको दिव्य एकेडमी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।